हम लोग दरअसल ये ASTC रूल जो दिया हुआ है ना इस शीट में सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये ASTC रूल क्या है ये हमें देखना है। जैसे आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें अपने कुछ थीटा आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ऐसे इन्हीं के बारे में ये ASTC रूल दिया गया है। जैसे ASTC रूल का क्या मतलब होता है, आप तो जानते हैं ना कि कोई भी एंगल हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल लिखते हैं। एंगल को मेजर करने का हमारे पास 2 यूनिट है। ये जो एंगल है ना इनके 2 यूनिट्स लेते हैं हम लोग। एक यूनिट लेते हैं डिग्री में और एक यूनिट लेते हैं रेडियन में। ये जो डिग्री है ये एक स्मॉल यूनिट है और ये जो रेडियन है ये रिलेटिवली लार्ज यूनिट है। इसका पता लगाना हो तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जानते हैं ना कि किसी भी एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, 360 एक बड़ा नंबर है। और वहीं इसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टोटल एंगल रेडियन में लिखते हैं तो वो सिंपली 2 पाई रेडियन होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होता है तो 2 पाई का मतलब 6.28 होगा। तो 6.28 से बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई है। तो अगर ये क्वांटिटी बड़ी है इसका मतलब इसका डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, यूनिट। लाइक आप अगर मान लो कि 10 किलो चीनी खरीदने जाते हो तो 10 किलो चीनी में अगर 1 किलो का यूनिट लोगे तो आपको 10 थैलों में भर के लाना होगा। अगर आप 10 थैले लेते हैं जिसमें 1-1 किलो भरते हैं। वहीं अगर कोई आदमी सिर्फ 100 ग्राम को 1 यूनिट मान लेता है तो आप कहोगे ना कि उसको ऐसे 100 थैलों की जरूरत होगी। अगर कोई आदमी अपने यूनिट को घटा के 100 ग्राम के बदले 10 ग्राम कर लेता है तो उसको 1000 थैलों की जरूरत पड़ेगी। सिंपल बात है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे ये यूनिट छोटा होता जाता है ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बढ़ती जाती है। तो यही बात है कि अगर ये डिग्री छोटा नहीं होता तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी कैसे मिलती, हमें नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि ये इसके जो 2 यूनिट होंगे ये डिग्री छोटा यूनिट है और रेडियन बड़ा यूनिट है। तो अगर हमें किसी छोटे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं और किसी बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कि नहीं लिखते अखबार वाले लोग 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, तो 2 लाख करोड़ को अगर वो लोग चाहे तो रुपया के टर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन रुपया के टर्म में लिखेंगे तो रुपया इतना छोटा यूनिट है कि 2 लाख करोड़ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उतने बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू को फिर जनता इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी। तो ज्यादा आसान यही बात है। अब आप चाहो तो करोड़ के रूप में भी 1 रुपया को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने किसी भिखारी को 1 रुपया दे दिए, मतलब दया ज्यादा आने के कारण, तो मैं ऐसा थोड़ा ना कहूंगा कि आज मैंने एक भिखारी को 1/1 लाख करोड़ ऐसे रुपए दे दिए। तो आप ये कहोगे ना कि मतलब दिया तो आपने 1 ही रुपया है तो उसको करोड़ के रूप में कहने की क्या जरूरत है। अगर छोटी वैल्यू है तो उसको छोटे यूनिट के साथ छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके लिख लेंगे, बस यही बात है। तो ये वाले में हम लोग आगे चलते हैं कि जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो आप लिखेंगे वो 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री है तो इस पर ये परपेंडिकुलर है अपना पॉजिटिव वाई, जिसको आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। हम लोग क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव एंगल की तरफ चल रहे हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में चलते तो हम लोग नेगेटिव एंगल लिखते। इसके साथ ये वाला परपेंडिकुलर है और 0 डिग्री के साथ एंटी पैरेलल है तो आप इसको आराम से 180 डिग्री लिख सकते हो, इसको 270 डिग्री लिख सकते हो, फिर से इसको 360 डिग्री लिख सकते हो, सो ऑन। ऐसे ही हम लोग इसको घूमते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। जैसे फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको इसको कितना लिखना होगा, 450 डिग्री। आप लोग तो जानते हैं कि एक पूरा चक्कर काट लेने का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाना या 2 पाई रेडियन घूम जाना। तो अगर हम लोग इसको 10 चक्कर काट जाएं तो हम लोग 3600 डिग्री घूम जा रहे हैं या 20 पाई रेडियन घूम जा रहे हैं। इतना सिंपल सा तो मामला है।
अब इसी बात को ASTC रूल क्या बताता है, जैसे आप लोग एक और बात जानते होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, इनकी क्या वैल्यूज होती है। इनके वैल्यू का एक चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो उस वैल्यू के चार्ट में आप लोग वैल्यू जानते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, है ना। अगर मैं मान लो पूछूं कि साइन 120 डिग्री कितना होगा या साइन 330 डिग्री कितना होगा, तो आप लोग कहोगे ना कि ये हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, हमें कुछ और दिमाग लगाना होगा वगैरह वगैरह। तो ये ASTC रूल हम लोगों को इसी चीज के बारे में दिमाग लगा के बताता है कि कोई भी बड़े से बड़े वैल्यू को भी हम लोग बड़े आराम से चाहें तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ताकि हम 0 से लेकर 90 डिग्री में ही जो वैल्यूज होंगी उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से इसको सेट कर दिया जाएगा और सेट करके अपना जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो अब जैसे आपको ये पता होगा कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो कोई भी एंगल अगर आप थीटा बनाओगे तो ये थीटा एंगल के साथ ये वाला बेस का काम करेगा और ये वाला परपेंडिकुलर का, है ना। तो बेस पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको भी आप क्या करोगे, पॉजिटिव ही लोगे। तो अब आप साइन थीटा को अगर लिखते हैं तो साइन थीटा को आप P/H लिखते हैं। H के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, वो दोनों में से किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, लेकिन P पॉजिटिव एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा को पॉजिटिव होना चाहिए। फिर कॉस थीटा जो कि B/H है तो B भी पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू P/B, P और B दोनों पॉजिटिव है, B/P दोनों पॉजिटिव है, H/P दोनों पॉजिटिव है, H/B B पॉजिटिव है। तो ये सारे पॉजिटिव होने के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है अपने साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे पॉजिटिव है। इसीलिए ASTC रूल में इस ऑल का A को पहले लिखा गया है ना। फिर इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाया गया है सेकंड में। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एंगल थीटा बना लेंगे, यहां से एंगल थीटा बना लोगे तो परपेंडिकुलर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है पर बेस अलोंग क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, तो बी को नेगेटिव होना चाहिए और पी को पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें से साइन थीटा पॉजिटिव होगा। एच के बारे में हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, हमें सिर्फ पी पॉजिटिव है तो भाई साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बी नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बी नेगेटिव है, फिर कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बी नेगेटिव है, और कोसेक थीटा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी पॉजिटिव है, एच के बारे में हमें बात नहीं करना है। फिर सेक थीटा एच पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आप आराम से कह सकते हो कि इसमें सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक थीटा पॉजिटिव। तो साइन थीटा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ASTC रूल में अगला टर्म इसलिए एस लिखा गया है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है वहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो बहुत नेचुरल है कि उसका कॉम्प्लीमेंट कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप बढ़ के आ जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा भाई, वापस ये वाले एंगल को हम लोग थीटा लेंगे। अगर ये वाले एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बेचारा नेगेटिव है और बी की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो आप कहोगे ना परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव हो गया, बी की वैल्यू नेगेटिव है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो P/B पॉजिटिव होना चाहिए, B/P भी पॉजिटिव होना चाहिए, कोसेक थीटा नेगेटिव होगा, सेक थीटा नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये टेन थीटा और इनका मित्र कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। तो इसीलिए देखो ASTC रूल में थर्ड वाला टर्म कौन लिया गया है, टेन थीटा को लिया गया है ताकि हम उसके बदले T लिख सके। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही आप बनाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और इसके लिए आप P की वैल्यू को नेगेटिव ले सकते हैं
जबकि बी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। इसके अलावा पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस के अलावा और माइनस वाई एक्सिस के अलावा नेगेटिव होगा, सिंपल बात है। यहां भी अगर आप चेक करोगे तो साइन थीटा नेगेटिव है, क्यों? परपेंडिकुलर ही नेगेटिव है, तो क्या समस्या है? कॉस थीटा इस बार पॉजिटिव हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि बी पॉजिटिव है, एच को हम लोग बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पी नेगेटिव है, कॉट थीटा भी नेगेटिव हो गया, कोसेक भी नेगेटिव हो गया, सेक थीटा बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा जो है सेक थीटा, ये कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो कॉस और सेक अगर पॉजिटिव लिखे जाएंगे तो ये दोनों को हम लोग पॉजिटिव लिख लेते हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर यहां आराम से आप लिख सकते हो कि भाई थर्ड वाले में जो सी टर्म है, ये सी टर्म को हमने पॉजिटिव लिखा है। यही इस एएसटीसी रूल का सार है। अब इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी एक रूल पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग लगाता है ना कि हमें उसका क्या फायदा मिलेगा। तो फायदा लेने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि भाई साइन थीटा को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे साइन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू ब्रैकेट के साथ साइन थीटा। यहां पे n को क्या होना चाहिए? एक इंटीजर, और थीटा की वैल्यू जानते हो कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेके 90 तक, या 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसा लिख लेते हैं। इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू पड़ जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग एएसटीसी रूल लगाएंगे, और वहां पे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा इसके बारे में डिसीजन ले लेंगे। जैसे अपनी बात हो रही थी साइन 120 डिग्री निकालने की, तो मैं सिंपली ये काम करूंगा कि साइन 1 इंटू 180 डिग्री। अब आप कह सकते हो ना कि 180 में से अगर 60 घटा दिया जाए तो 120 हो जाएगा। सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। हमने n की वैल्यू इंटीजर कहा था, मैंने 1 लिया है। हमने थीटा की वैल्यू 90 से छोटा लेने को कहा है, मैंने 60 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 180 माइनस 60 तो 120 होता ही है, कोई समस्या नहीं। अब आप आराम से इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन और साइन के साथ इधर 60 डिग्री लिख लेंगे, आगे एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब ब्रैकेट के लिए कहां से डिसीजन होगा इसका पता हमें चलता है यहां से। साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ना चाहिए? आप कहोगे ना सेकंड में, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है 120 डिग्री, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या करना है? यहाँ ये साइन पॉजिटिव वाला ले लेना है। और फिर आप लोग आगे जानते हैं कि ये प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये सीधे √3/2 हो गया। मान लो कि मेरी इच्छा है कि मैं एक और एग्जाम्पल लूं, मैंने इसके लिए tan 225 डिग्री ले लिया है। ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग पता करना चाहते हैं एएसटीसी रूल की मदद से। तो हमें वही काम करना होगा, tan 1 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हमें हमेशा यही दिमाग लगाना है कि हम लोग कैसे थीटा की वैल्यू को 90 से छोटा रखते हुए में और n की वैल्यू को इंटीजर रखते हुए में उस चीज को वापस लिख सके। तो हमने यही काम किया है कि 1 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री कर लिया है। ये हो गया tan थीटा। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दीजिए, इसको tan 45 डिग्री बना दीजिए। अब ये ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा ये हमें सोचना है। जैसे पहला, दूसरा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा tan 225 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। अगर ये tan थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लिख लेने का, और यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? +1। तो इस तरीके से हम लोग जो भी वैल्यू चाहें उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो आप लोग नहीं हो तो इसको एक बार लिख लीजिए, और फिर उसके बाद से आपको मैं कुछ सवाल देता हूं, फिर उसको ट्राई किया जाएगा।
तो अब कुछ क्वेश्चन लिखा जाए। क्या बात, कोई समस्या तो नहीं है आपको? हाँ, चलो फिर उधर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले है अपना साइन 150 डिग्री कितना होगा निकालिए। सेकेंड में साइन 225 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 330। फिफ्थ में कॉस 150 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, कॉस 315 डिग्री, tan 120 डिग्री, tan 240 डिग्री, tan 300 डिग्री एंड tan 330 डिग्री। इनकी क्या वैल्यूज होंगी ये भी निकालते हैं। इसके आगे एक साइन भी लिख लीजिए, तो पता चलेगा कि हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं। सब कुछ सॉल्व कर दो। क्या कर रहे हो? चलो फिर देखा जाए जरा। एक स्टेप को सीधे उड़ा ही दिया। वन बाई रूट टू होता है यहाँ पे हम कॉस कर देंगे। समस्या नहीं है। और वाला आपने सॉल्व किया कि नहीं? चलो सॉल्व किया 90 डिग्री यहाँ 30 डिग्री हटाएंगे, सही तो है। तो माइनस 30 साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो बस उसको 1/2 लिख लेने का। देखिए एकदम सही मामला ये है कि साइन 180 माइनस 30 ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/2 के बराबर। सिमिलरली एक कॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस 1 × 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये बन जाएगा अपना माइनस √3/2। tan 120 डिग्री, tan 1 × 180 माइनस 60 डिग्री,
ये भी आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan 60 डिग्री माइनस √3 के होगा, है ना। इसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसमें अगला एक जो रूल दिया हुआ है अपना साइन रूल। साइन रूल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या भाई रणवीर, क्या जानते हो कि नहीं इस रूल को? हाँ तो सही है। अच्छा, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फिर ये बताओ। किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही है, नाम है इसका साइन रूल। जैसे अगर ये ए है तो ये वाले को एंगल ए बोलते हैं और इसके सामने वाले साइड को स्मॉल है। अगर ये बी है तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल है। अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने वाले को स्मॉल है। फिर आप क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे परपेंडिकुलर डालते हैं और उनके एरिया से, क्योंकि हर तरह से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया तो सेम होना चाहिए, उनको इक्वेट कर लेते हैं। फिर एबीसी से डिवाइड मार देते हैं, है ना भाई। एबीसी से डिवाइड मारने के बाद ऐसा बन जाता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। और इसका यूज हम लोग इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे वेक्टर में भी। हाँ, इसको हम लोग लैमिस थ्योरम भी बोलते हैं। सही बात कह रहे हो आप भाई। ये लैमिस थ्योरम में हम लोग सिंपली यही काम करेंगे कि भाई ए बी सी जो होंगे इनको फोर्स वाला वेक्टर मान लेते हैं और फिर एंगल आपको पता ही होगा किस एंगल पे कौन लग रहा है, तो उनका जो रेशियो होगा ना वो इसी हिसाब से होना चाहिए कि ये इक्वल है। ये काम को हम लोगों को कर लेना है और लैमिस थ्योरम को यहाँ पे जब भी कभी अपनी इच्छा होगी तब अप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो कुछ ऐसे लिखते हैं ना शायद 1/2 AB sin C। तो ये 1/2 AB sin C दरअसल क्या है, आप किसी एक को ऐसे पकड़ लो B sin C को, तो ये B वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये A वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप A क्रॉस B कर लेते हो तो A क्रॉस B यही होगा ना, AB sin C। देखो अगर A और B को आप देख रहे हो तो A और B दो वेक्टर हैं और C उनके बीच का एंगल है। तो अगर हम लोग ऐसे वेक्टर को लिख लेते हैं वेक्टर A, इस वेक्टर को लिख लेते हैं वेक्टर B, तो 1/2 A क्रॉस B हो सकता है, या 1/2 A क्रॉस B को 1/2 A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन C लिख सकते हैं। तो अगर ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं से हम लोगों ने क्या किया है, लैमिस थ्योरम को डेराइव किया है। और इस लैमिस थ्योरम का यूज हम लोग किसी भी पॉइंट के इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह दूं कि भाई हमारे पास ऐसा सिस्टम है, यहां से लग रहा है 120 न्यूटन, यहां से लग रहा है 60 न्यूटन, यहाँ एक F3 है, यहाँ पे एंगल मान लीजिए वही 120 डिग्री ले लिए, यहाँ पे हम लोग एंगल कितना ले लेते हैं, चलो 135 डिग्री ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आपको पता चल ही जाएगा। अब मैं आराम से आपसे ये बात पूछ लूं कि भाई F3 कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और बता देंगे कि इसका क्या मामला हो सकता है। तो इन्हीं कामों में इसका यूज करना है। खैर ये रूल है और एक दूसरा रूल भी है जो कि साइन रूल के जैसा ही है, इसका नाम है कोसाइन रूल। तो ये कोसाइन रूल भी अपने काम का है क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे आपको सीधे एंगल नहीं दिया गया रहेगा, आपको एक ट्रायंगल दिया गया होगा। आपको उस ट्रायंगल में मान लो कि कोई एक एंगल निकालना हो, कोई एक वैल्यू निकालना हो, तो उस परिस्थिति में ये कोसाइन रूल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप लोग तब तक इसके बारे में लिख लीजिए साइन रूल के, तो फिर ये कोसाइन रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
ये अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, उसके बारे में बताता हूं। ठीक है ना, देखो कोसाइन रूल को भी याद करना एकदम सिंपल काम है। सिंपल इसलिए है, हम लोगों को कुछ खास काम नहीं करना है। देखो जैसे ए वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना कॉस ए निकालने में, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए कि ए के इर्द गिर्द जो दोनों नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ना है। जैसे मैं यहां लिखूंगा बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो सामने होगा उसको घटा देना, और ऊपर जो दोनों पॉजिटिव में है ना उनको नीचे 2 इंटू लिख देना BC। तो अगर आप यही वाला लॉजिक लगाते हो तो आप cos B को कैसे लिखोगे? B के इर्द गिर्द वालों का स्क्वायर करके सम करना है, तो ये हो गए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाले को स्क्वायर करके घटाना है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, और जिनको हमने जोड़ा था उनको हमें क्या करना है साथ में ऐसे लिख देना है 2AC हो जाएगा। फिर cos C के लिए भी सिमिलर मामला, cos C का मामला होगा C वाले के अगल बगल वाले, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा तुम्हें भी कितना सिंपल है, इसे ही काम हम लोग कर देना। ठीक है, फिर इससे आगे हम लोग कल पढ़ते हैं।